आज की क्लास में हम लोग रेशियो का अपना आखिरी लेक्चर कवर करेंगे आज। और 20-22 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे क्वालिटी जो वैरायटी पूछे गए हैं आपके सीजीएल मेंस के पेपर में, चाहे सीएचएसएल में हो चाहे सीजीएल में हो, वो सारा आज के दिन कवर हो जाएगा। तकरीबन 110 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में दिए। एक बार आप उन 110 क्वेश्चन को सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो मेंस में रेशियो से पूछे जाने वाले लगभग सारे के सारे जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉइन से रिलेटेड जो है, और कॉइन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हृदया ने अपनी पिगी बैंक खोला और 10, 5, 2, 1 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के पाए। यदि कुल मिलाकर सॉरी यदि कुल मिलाकर 72 सिक्के हैं तो सिक्कों के रूप में पिगी बैंक में कितना पैसा था। इस तरीके के क्वेश्चन में बस तीन ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो होती है डिनोमिनेशन या सिक्कों के प्रकार, डिनोमिनेशन सिक्कों के प्रकार जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऊपर से नंबर ऑफ कॉइन, और जो थर्ड होता है वो होता है वैल्यू, उन कॉइन्स की सबकी मिला के इंडिविजुअल रूप में वैल्यू क्या है। ये एक तीन ऐसी चीज है जो तीन चीज से ये सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है और बहुत प्यार से सॉल्व हो जाता है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। तो डिनोमिनेशन को हम डी या सिक्कों के प्रकार को हम डी से प्रेजेंट करेंगे, और नंबर्स को, उनके नंबर्स को नंबर ऑफ कॉइन या नंबर ऑफ नोट्स कॉइन से, और वैल्यूज को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्रैक्टिस के दौरान किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो, अब जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है आज के दिन का, तो मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, अदरवाइज ये मतलब ये सब लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्री में एक अच्छी खासी तैयारी करके आए हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे ही देख के सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पहला क्वेश्चन है तो अपन लिख के सॉल्व कर लेते हैं। सवाल में क्या है कि 10, 5, 2 और 1 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। जो नंबर्स है वो किस अनुपात में है? 10 में है, 5 में है, 2 में है और 1 में है। और ये है क्या? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। डिनोमिनेशन क्या है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। टोटल जो नंबर है जो दिया जा रहा है, इसका जो टोटल नंबर है वो 72 है। टोटल नंबर 72 है। तो पूछा क्या जा रहा है, पिगी बैंक में कितने पैसे थे या रुपए थे जो है। तो सिक्कों के रूप में टोटल आपको वैल्यूज बनानी है, टोटल वैल्यू बनानी है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज पता हो तभी तो आप टोटल वैल्यूज बता पाओगे। अब लेकिन आपको एक डेटा दिया हुआ है जिससे आप पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो ब्रेक कर सकते हो या क्रैक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि ये जो नंबर्स है इनका टोटल नंबर 72 है। रेशियो सबकी इंडिविजुअल दी हुई है 10, 5, 15, 15, 3, 18। 18 की जो वैल्यू दी हुई है वो 72 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 18 चौक 72, एक की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अगर मैं सिक्कों की संख्या पूछूं या नोटों की संख्या पूछूं तो एक वाला 40 हो जाएगा, 5 वाला जो है 20 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अगर मैं वैल्यूज इनकी पूछूं तो ये 40 रुपए हो जाएगा, ये 40 रुपए हो जाएगा, 8 पंचे 40 रुपए हो जाएगा, और ये ध्यान से देखो 10 चौका 40 रुपए हो जाएगा। इन सबको अगर जोड़ दोगे तो 4 चौका 16, 160 रुपए हो जाएगा टोटल। सवाल यही था। इस सवाल को आप ये सब लिखने के बजाय सीधे सीधे भी कर सकते थे। जैसे आपको ये पता है कि अनुपात क्या है नंबर्स का, 10, 5, 2, 1। 18 जोड़ने पे आ रहा है, 18 की जो वैल्यू 72 है, 18 की वैल्यू 72 है तो 18 चौक 72 होता है। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 4। एक की वैल्यू अगर 4 हो गई तो ये 40 हो गए नंबर्स में, ये 20 हो गए, और ये 8 हो गए, और ये 4 हो गए। और 1 रुपए का है तो ये 40 रुपए हो गया, ये 2 रुपए का है तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, सबका सम 160 आ गया। सवाल बहुत आसानी से लग गया। सिक्कों वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बस ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन तीन इंपॉर्टेंट चीजों में सारे के सारे सवाल क्रैक हो जाते हैं। चलो जरा इस सवाल को देखते हैं कि इसमें अपने को पेन चलाने की जरूरत है, बगैर पेन के काम हो जाएगा। एक बैग में 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 7, 5, 2 के अनुपात में यदि बैग में कुल 55 रुपए हैं, सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये 55 रुपए दिए हुए हैं। अगर 55 रुपए दिए हुए हैं तो जो डिनोमिनेशन दिया हुआ है 10 पैसे का, 20 पैसे का और 25 पैसे का, तो 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे को आप रुपए में बदल लो या इसको पैसे में बदल लेना, तभी जाके आप इसे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप इसको जैसे कर सको। अब इसको यहाँ लिख के गुणा करो, आप सीधे सीधे ऐसे गुणा कर सकते हो। अगर वैल्यूज निकालना हो तो हम डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ कॉइन्स में जो है क्या काम करते हैं? गुणा करते हैं। अब जैसे यहाँ 10 पैसे है, 20 पैसे, 25 पैसे है, इधर करूंगा तो वैल्यू जिसकी टोटल क्या हो जाएगी? 70 रेशियो के हिसाब से। फिर दूसरा रेशियो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100,
फिर तीसरा क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ये हमारी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई तो हम इनको जोड़ देंगे तो हो गया आपका 220। 220 की जो वैल्यू है वो सवाल में दिया हुआ है 5500। ये सब पैसा है तो इसको भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ध्यान से देखोगे 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 50। तो एक की जो वैल्यू आ गई वो 25 आ गई, एक की वैल्यू आ गई वो आ गई 25, एक की वैल्यू आ गई 25। अगर एक की वैल्यू 25 आ गई तो जरा ध्यान से देखो ये 70 है या ये 7 है, तो 7 का 25 में गुणा कर दो, 7 का 25 में गुणा कर दो, 25 छंका 150, 25 सत्ते 175। तो 175 कॉइन ये हो गया, प्लस 25 पच्चे 125 ये हो गया, प्लस 25 दूनी 50 ये हो गया। तो ध्यान से देखो इन सबको जोड़ोगे तो ये हो गया 200, 2 1 300, 350 टोटल सिक्के हो गए, 350 टोटल सिक्के हो गए। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसमें क्या होगा कि आपका लिखना लिखाना थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज कोई बच्चा ऐसा है जिसको लिखने लिखाने या इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से वो इसे देख ले। डिनोमिनेशन हो गया आपका, डिनोमिनेशन के बाद आपका नंबर्स हो गया, फिर आपकी वैल्यूज हो गई। डिनोमिनेशन दिया हुआ 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा। जो वैल्यूज दी हुई है टोटल दी हुई है और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 7 5 2, 7 5 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। 7 5 2 का अगर अनुपात दिया हुआ है और अगर हमको वैल्यूज निकालनी होती है तो हम इसका इसमें गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखना कि ये अनुपात में है तो इसका भी अनुपात आएगा। ये हो गया 70, ये हो गया 120, ये हो गया 50। अब इसकी इन वैल्यूज का जो सम है ये दिया हुआ कितना 55 रुपए, इसको पैसे में बदल दिया 5500 हो गया। तो इसको सॉल्व किया ध्यान से हमारा, तो ये हो गया हमारा 220 की जो वैल्यू आई है वो 550 आई है और 0 से 0 कट गया, फिर 11 दूनी 11 पचे 55, 50। एक की जो वैल्यू है 25 आ गई, एक की वैल्यू 25 आ गई तो 7 की गुणा करोगे 25 से, 5 की गुणा करोगे, 2 की गुणा करोगे, या टोटल अगर करना है तो ये अलग अलग गुणा करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो 7 5 12 2 14, 14 गुणे 25, 14 गुणे 25 सीधे सीधे कर सकते हो। 14 गुणे 25 करोगे 25 चौका 100, 25 से कम 25 10 35, 350 हो जाए। ठीक है ना। अलग अलग जो हम लोगों ने निकाला, अलग अलग निकालने के बजाय जब एक की वैल्यू 25 निकाल दी हो तो टोटल सिक्कों का जो हमारा रेशियो का समय 7 5 12 2 14 है, तो 14 का गुणा सीधे आप 25 में करोगे तो सवाल का सही जवाब 350 आ जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा और बच जाएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर्स के साथ खेलने में मजा आएगा। सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है, लेकिन ब्रेन भी कई सारे सवालों में आपका ओपन होना चाहिए शिक्षक के साथ, क्योंकि शिक्षक की बहुत प्रैक्टिस है। कोई भी जो टीचर होता है उसकी बहुत प्रैक्टिस होती है, उसने कई बार एक ही सवाल को, एक ही टाइप के सवाल को पढ़ाया हुआ होता है या उसके पहले तैयारी के दौरान खुद पढ़ा होता है, तो उसे लगभग सारी वैरायटी पता होती है। तभी वो किसी बच्चे को जो है वो सारी चीजें बता पाता है कि हाँ यहाँ यहाँ इस तरीके से आप कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो, प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हो। मेंस में इंपॉर्टेंट भाई है, बोल रहा है यदि 280 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनके मान जो है 8 4 3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वैल्यूज दिया हुआ है, सिक्कों के रूप में है तथा इनके मान जो है, ठीक है ना। द इफ रेशियो ऑफ दियर वैल्यूज 8 4 3 के अनुपात में दिया हुआ है, 8 4 3 के अनुपात में दिया हुआ है। जो डिनोमिनेशन है वो 1 है, 50 और 25 है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी हुई है 280 दी हुई है। तो देखो इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं, इस तरीके के सवालों को ऐसे ही करते हैं। एक बार मैं और लिखवा देता हूं, जो है इस तरीके के सवाल में थोड़ा लिखना भी पड़ जाता है। जो है 8 4 और 3 है, 8 4 3 है, ये 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। अगर मैं इससे आपको सिक्कों का रेशियो निकालू, ये रेशियो है तो इधर भी रेशियो डिनोमिनेशन में, अगर डिनोमिनेशन से जैसे 1 रुपए हो गया आपका कितना 50 पैसे को 0.5 लिख दूं और इसको 0.25 लिख दूं, 0.25 लिख दूं, या इसको आधा और इसको 1/4 लिख दूं, इसको आधा और इसको 1/4 लिख दूं। तो अगर हमें ये वैल्यूज दी हुई है, ये हमारे नंबर्स दिए हुए, ये डिनोमिनेशन दिया हुआ है, अगर हमको ये निकालना होता तो इन दोनों का गुणा करते हैं, और अगर हमको ये निकालना होता तो इसमें भाग देते हैं। तो जब वैल्यूज में डिनोमिनेशन का भाग दोगे तो ये तो 8 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे जो है 1/2 का तो ये 8 हो जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो जो हमारे सिक्के हैं वो 8 8 12 के अनुपात में होंगे, और 8 8 12 के अनुपात में होंगे। 8 8 12 जो है वो 280 के बराबर दिया हुआ है। तो 8 8 दूनी 16 12 28, 28 की वैल्यू जो दी हुई है वो 280 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब क्या पूछा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी होगी 80 होगी, 8 दाम में 80। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
समझ में आया? चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। अब ये सवाल जो है थोड़ा सा भाषा बेस्ड है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। 3-4 क्वेश्चन जो है इस पे अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लो तो इस तरीके के सवालों को एग्जाम में बहुत चंद सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ये थोड़ा सा भाषा में खेला जाता है आपके साथ। जैसे सवाल है, ताजे अंगूर में वजन करने पर 90% पानी पाया जाता है, लेकिन सूखे अंगूर में वजन करने पर 20% पानी पाया जाता है। 20 केजी ताजे अंगूर के अनुसार सूखे अंगूर का वजन ज्ञात कीजिए। 20 केजी ताजे अंगूर के अनुसार सूखे अंगूर का वजन ज्ञात कीजिए। ये देखो भाषा में कैसे खेला गया, मैं डिकोड करता हूँ। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% ऑफ वाटर बाय वेट, वाइल ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर बाय वेट। व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। एक सवाल समझाता हूं, दूसरे में अपन तेजी से करेंगे, ठीक है ना। देखो दिया क्या है, ताजे अंगूर के वजन करने पर 90% पानी पाया जाता है। अगर 90% पानी है तो जो एक्चुअल माल है, जो अंगूर का एक्चुअल माल है, वो एक्चुअल माल कितने परसेंट होगा? अगर 90% पानी हो गया तो 10% एक्चुअल माल हो गया, ठीक है ना। जबकि सूखे अंगूर में क्या हो रहा है कि पानी 20% पाया जाता है। अब बोल रहा है कि हम ताजा अंगूर ले रहे हैं 20 केजी। अगर 20 केजी की हम बात करें, 20 केजी ताजे अंगूर में एक्चुअल माल कितना होगा? 10%। तो 20 का 10% कितना होगा? जो माल होगा, जो एक्चुअल माल होगा, वो कितना होगा? वो होगा 10% 20 केजी का। 20 केजी का 10%, 10% अब लिखने की जरूरत तो नहीं है। 20 केजी का 10% 2 केजी होगा, 2 केजी हो गया, 2 केजी होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अगर इसके कंपैरिजन में हम ड्राइड अंगूर की जो है ग्रेप्स की अगर हम तुलना करें, ठीक है, तो कितना जो है आपका सूखा अंगूर होना चाहिए वजन में, इतना ही माल मिलने के लिए। तो इतना माल मिलने के लिए भाई इसमें 20% पानी है, तो इतना माल वो 80% से मिलेगा। तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 केजी हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 गुणे 5/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 केजी आ जाएगा, 2.5 केजी। इतना ही सरल सवाल था, कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं। मैं एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये समझने में कई बच्चों के सर से ऊपर से गुजर जाता है। क्योंकि भाषा वाले जो सवाल होते हैं, जो आपके सीजीएल मेंस में आते हैं, उसमें दिक्कत कैलकुलेशन में नहीं होती है, उसमें दिक्कत उन सवालों को समझने में होती है। चलो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, अंगूर ले ही लेता हूँ, बना देता हूँ, मतलब एक सवाल समझा देता हूँ ताकि अगला सवाल आप कर लेना तेजी से। जैसे मान लो मैं सर्किल के फॉर्म में ही अंगूर ले लेता हूँ, 2 अंगूर ले लेता हूँ। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% जो है, 10% मान लो एक अंगूर है, इसमें 10% जो है माल है, 90% क्या है? पानी भरा है। 90% क्या है? पानी भरा है। 90% पानी भरा है, 90%। अब इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में देखोगे तो सिर्फ जो है आपका 20% पानी है, और जो माल है वो कितना है? माल है जो है वो 80% है, वो 80% है। अगर हमें 20 केजी ये दे दिया जाए तो हमारा एक्चुअल माल कितना निकलेगा? एक्चुअल माल तो 2 केजी निकलेगा, क्योंकि 10% ही है। अब सवाल ये कह रहा है कि आपका एक्चुअल माल अगर 2 केजी ये रखना हो तो कितना जो है ड्राइड ग्रेप्स होना चाहिए? कितना ड्राइड ग्रेप्स होना चाहिए? तो 80% की जो वैल्यू है वो 2 केजी होगा, तो 100% की वैल्यू 2.5 केजी होगा। मतलब ये आप ध्यान से देखो, ये है 0.5 केजी, या इस 2 केजी जो है 80% है, तो यहां से इसका 20% निकाल लो, 4 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 2 केजी प्लस 0.5 ये टोटल आपका जो है ड्राइड ग्रेप्स होगा। ये इतना ही सिंपल सा सवाल था। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ताजे अंगूर में वजन करने पर 85% पानी पाया जाता है, लेकिन सूखे अंगूर में वजन करने पर 70.5% पानी पाया जाता है। 70 केजी सूखे अंगूर के अनुसार ताजे अंगूर का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है सूखा अंगूर। कितना दिया हुआ है? सूखा अंगूर 70 केजी सूखा अंगूर है। मैं इसको भी थोड़ा एक बार समझा देता हूँ सर्किल लेके ही। कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है किसी इसमें, मतलब सवाल में दमी नहीं है। ये देखो, ये जो है ना 70%, ये 70% क्या है? ये 70% आपका जो है एक्चुअल माल है। और जो अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 70 केजी सूखे अंगूर दिया हुआ है, उसके हिसाब से ताजे अंगूर निकालना है। और सूखे अंगूर में जो वजन है वो 70.5% पानी है, 70.5% पानी है, ध्यान से देखना। तो ये क्या है? 82.5% माल है, और ये क्या है? 17.5%।
अगर मैं बोलूं 70 केजी है, 70 केजी में अगर मैं आपसे यूं कहूं कि एक्चुअल माल कितना है वो निकाल लो, तो 70 केजी में एक्चुअल जो माल होगा वो 70% ही होगा, सॉरी 82.5% होगा, 82.5% होगा। तो डिवाइड बाई 100, ये माल होगा एक्चुअल जो है आपका सूखे में। तो जरा गुणा करके देख लो, 0 से 0 कट गया, 7 पने 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 8 56, 56 1 57, 5775। और आपके पास जो है 2 अंक पे जो है दशमलव लगाना है, एक पहले से था, एक 10 से भाग देना है। तो 57.75 जो है केजी, ये आपका एक्चुअल माल है। अब बोल रहा है इसके कंपैरिजन में आपको क्या बताना है, इसके कंपैरिजन में आपको बताना है कि भैया ये वाला जो सेक्शन है जिसमें आपका जो ड्राइड माल है, ये ड्राइड माल कितना है, ये ड्राइड माल जो है सिर्फ और सिर्फ 15% है, सिर्फ और सिर्फ 15% है। तो ये वाली जो चीज है इसके अंदर जब लेके जाओगे तो 15% के बराबर होगी। तो 15% की जो वैल्यू है वो है 57.75। तो 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है, तो 57.75 अपॉन 15 गुणे 100, यही होगा ना, इसके सिवा तो और कुछ होगा नहीं। तो आपको सीधे सीधे खाली 15 से काटना है, 15 दिया 45, फिर 127 बचा, 15 8 120 और 15 बचे 75, 385 केजी जो है ये आपका होना चाहिए, क्या अनुसार ताजा अंगूर होना चाहिए, 385 होना चाहिए। अब ये सवाल में क्या ये तामझाम करने की जरूरत थी? मेरे को नहीं लगता है कि तामझाम करने की जरूरत है, इतना सब कुछ करने कराने की जरूरत है। आपको तो सीधे सीधे लिखना पड़ेगा यहां से कि 82.5 गुणे 70 अपॉन में 15, बस इतना ही कैलकुलेशन था, मैंने इतना आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, यही तो देखो किया ना। और क्या ही किया, 82.5 गुणे 17 अपॉन 15, और साथ में मतलब एक 100 है, डेटा खाली नंबर्स निकालना है, कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, यही तो निकालना है ना। अच्छा यहाँ से 100 से भाग दिया हुआ तो 100 से गुणा 100 से भाग बराबर 82.5 गुणे 70 अपॉन 15, यही वैल्यू, खाली बस इतना ही सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। एक बार आप प्रोसेस अंडरस्टैंड कर जाओगे तो क्या कहा आपने, आपने ये कहा कि 70 में 82.5 माल है और ये जो है 15% के बराबर होना चाहिए, तो 100% कितना है निकाल लिया, 70 गुणे 82.5 अपॉन 15, ये आपका एक्चुअल हो गया। सवाल में बस इतना ही कैलकुलेशन था, इससे ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है। पर समझाने के लिए एक शिक्षक को ये पूरा ड्रामेबाजी करना पड़ता है, लेकिन शिक्षक को यहां से यहां तक भी आपको लेके जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि आप इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जाओ, इससे ज्यादा जरूरत ना हो कि ये पूरा प्रोसेस आप बार बार रिपीटेटिव मोड पे करते रहो। अगर एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के अगर आपको इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप सवाल को सही से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप सही से सीख के नहीं आ पा रहे हो, आपने अच्छी खासी अपनी स्पीड डेवलप नहीं की है, तो आपको ये यहीं तक सीधे सीधे जाना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। एक भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने से यह 2/3 हो जाता है। यदि अंश और हर से क्रमशः 1 और 3 घटाए जाते हैं और जोड़े जाते हैं तो यह 2/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इस तरीके का जब भी सवाल आता है, मैं तो ये कहता हूं ये खाली स्कोरिंग सेक्शन है आपके एग्जाम का, सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग सेक्शन है। By adding 3 and 5 in numerator and denominator of a fraction, it becomes 2/3. If 1 and 3 are subtracted and added from numerator and denominator respectively, it becomes 2/5. Find the fraction. इसको तो खाली आप ऑप्शन से सॉल्व करना सीख लो। ऑप्शन से जैसे इसे सॉल्व करोगे सवाल खटाखट लग जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि एडिंग 3 and 5 इन नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये 2/3 बच जाता है। तो जरा जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो। जैसे ये 3 5 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और आपको ये 2/3 निकालना है, ये 2/3 निकल के आ रहा है, 2/3 निकल के आ रहा है। इसमें जरा जोड़ दो 3 और 5, इसमें 3 और 5 जोड़ोगे, ये हो गया 9, ये हो गया 12, इसको काटोगे 3/4 आ रहा है, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें जरा जोड़ो जरा 3 और 5, तो 7 3 10 और 6 5 11, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें 3 जोड़ो, ये 10 हो गया, इसमें 5 जोड़ो, ये भी 10 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। सवाल सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अब आप इसको ऐसे मत मानो यार कि हमने मान लो भिन्न मान लिया x अपॉन वाई है, इसमें हमने 3 जोड़ा, इसमें हमने 5 जोड़ा, ये हमारा बन गया कितना, 2/3 बन गया। मतलब ये करने लायक ही नहीं है यार। मतलब इसमें अगर आपने किया if 1 and 3 आर सब्सट्रैक्टेड, फिर x - 1 किया और y - 3 किया, सब्सट्रैक्टेड एंड एडेड
ये जो है 2/5 बन जाता है। फिर दो इक्वेशन, दो अननोन, फिर एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बता रहे हो। मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करते। एग्जाम में जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। आप ऑप्शन से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो और दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाते हैं यार। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इससे बात नहीं बनती है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे खाली होता है कि बात नहीं बनती है। ठीक है ना? ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अभी ऊपर कर दूंगा। एक बार सवाल पढ़ लूं। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। When 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 8/3. When the original fraction is divided by 5 से 1/2, the fraction so obtained is। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में 2 हटाया जाता है तो भिन्न 8/3 हो जाता है। जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न होता है। अब जैसे इस सवाल को पढ़ लिया, अपन इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हिंदी का सहारा लो, ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन से ही सॉल्व करना है अपने को। अब इसको अगर ऑप्शन से सॉल्व करना हो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सीधे भी जा सकते हो एक्स वाई मान के वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बोलूंगा ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखो साफ साफ दिख रहा है। इसमें एक स्टेप थोड़ा सा घुमाया गया है कि एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। तो आप यूं मान सकते हो कि आप इसको ऐसे कह सकते हो ना कि अंश हर से 3 अधिक है। ये वाली लाइन बस आपको पकड़ लेनी है, ये लाइन आपको खाली पकड़ लेनी है, इतना में काम हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। अगर हर आप x मानोगे तो ये x+3 मानोगे, ये बेसिक तरीका है करने का। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में 2 घटाया जाता है, इसमें 5 जोड़ रहे हो अंश में और इसमें 2 घटा रहे हो तो भिन्न जो है 8/3 हो जाता है। ये 8/3 हो जाता है, 8/3 हो जाता है। जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न क्या हो। अब इसमें क्या है, x सीधे सीधे आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि इसमें x सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये हो गया 3x प्लस 8×3 24 इज इक्वल टू 8x माइनस 16, 8x माइनस 16 हो गया। अब इधर जब जाएगा तो ये 5x हो जाएगा और 24 में से 16 घटेगा, कितना हो जाएगा? 24 प्लस 16 होगा तो ये हो जाएगा आपका 40। तो x की वैल्यू जो होगी वो 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ये 8 थी और ये 11 हो जाएगी। सवाल में क्या बोल रहा है कि 5 से 1/2 से विभाजित करने पे क्या भिन्न प्राप्त होगा। तो ये 11/2 से विभाजित किया जा रहा है, ये 11 कट गया, इधर से काटोगे 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा ना। ये तो वो तरीका हो गया जो आपने सीधे से सॉल्व किया। सीधे से सॉल्व करने में दूसरा तरीका ये होता है कि आप सारे ऑप्शंस को क्या करो, ये जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न होता है। तो 11/2 से विभाजित करने पे रखा गया है, तो एक्चुअल भिन्न कैसे निकलेगा, इसमें 11/2 से गुणा कर दो। इसमें 11/2 से गुणा करोगे तो ये ध्यान से देखो एक्चुअल भिन्न आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11/4। अब यहाँ पे दिया हुआ अंश हर से 3 अधिक है, अंश जो है हर से 3 अधिक है, क्या 3 अधिक है? नहीं है। इसमें 11/2 से गुणा करो, 2 कट गया, इनके बीच का डिफरेंस 8 है, क्या संभव है? नहीं। इसमें 11/2 से गुणा करो, अब 11/2 से जैसे गुणा करो, ये 11 हो गया, 8 हो गया, डिफरेंस कितना है? 3 का है, ऑप्शन ये सही हो गया। और डी में भी अगर आप 11/2 से गुणा करोगे तो 11×3 33/8, इनके बीच का डिफरेंस 3 आएगा नहीं। सवाल में दिया हुआ ना एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, तो आपको जो एक्चुअल भिन्न है निकालने के लिए बोल रहा है एक्चुअल भिन्न में 5 से 1/2 से भाग देने पर यह मान प्राप्त हुआ है। तो सारे इन मानों में आप इससे गुणा कर दोगे तो आपको एक्चुअल भिन्न मिल जाएगा। और एक्चुअल भिन्न में सवाल में दिया हुआ है जो अंश है वो हर से 3 अधिक है, तो जब एक्चुअल भिन्न आप इसमें से इसको गुणा करके निकालोगे और उनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो यही वाला ऑप्शन खाली आपको मिल रहा है। समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन से सॉल्व करना कहीं ज्यादा आसान था रेदर देन इससे, मतलब इसमें समय का फर्क लगभग 2 गुने का होगा। लेकिन अगर आप अभ्यस्त हो गए ऑप्शन से इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में, तब अगर अभ्यस्त नहीं हुए तो नहीं होगा ऐसा। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। When the numerator is increased by 3 and the denominator is decreased by 3, the fraction becomes 2/3. What is the difference between the denominator and numerator of the original fraction? एक भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है जब अंश में 3 की वृद्धि होती है और हर में 3 की कमी होती है तो अंश 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? अब इस सवाल में आप ऑप्शन से नहीं जा सकते हो, इसको आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा।
और बेसिक्स इसकी बड़ी आसान होती है। अगर हमारा जो है अंश x है तो सवाल बोल रहा है कि जो हर है 2x+4 है। सवाल ये कह रहा है कि अंश में 3 की वृद्धि कर दो और इसमें 3 की कमी कर दो, तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यहाँ अंश नहीं, यहाँ भिन्न लिख देना, भिन्न 2/3 हो जाता है, भिन्न 2/3 हो जाता है। इसको जरा सॉल्व करोगे हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, 4x में से 3x घटेगा x आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, x बराबर 7 आ जाएगा। तो जो हमने अंश माना था वो 7, जो हर हो जाएगा 2 × 7 + 4, ये हो जाएगा 7/18 और इनका डिफरेंस कितना 11। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये सवाल आपके एग्जाम में आया, आप सोच के देखो कितने सेकंड का सवाल होगा। ये मेंस का सवाल है, CGL सेकंड का। कितना इस सवाल को सॉल्व करने में समय लगेगा? 5, 6, 7, 8 सेकंड। अच्छे सवालों में से एक सवाल ये गिना जाता है, मुझे नहीं पता क्यों गिना जाता है। टाइम के रेस्पेक्ट पे थोड़ी सी लड़ाई रहती है, और कोई लड़ाई तो है नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा स्पेशल सा सवाल है यार। The ratio between the divisor and remainder is 3:2 and the ratio between the divisor and the quotient is 7:12. If remainder is 14, then find the remainder when the dividend is divided by 9. मेरे को लगता है ये वाला सवाल जितना आसान है उतना ही किसी बच्चे को करने में दिक्कत होती होगी। मेरे को तो ऐसा है कि ये ऑप्शंस देखे ना कि जो रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 3:2, जो डिवाइजर है वो 3 है, जो रिमाइंडर है वो 2 है। रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड द कोशेंट इज 7:12 है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें एक वो होती है कि जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को कोसेंट में जब गुणा करते हो प्लस रिमाइंडर को जोड़ते हो, तो ये आप जिसमें भाग दे रहे हो वो होती है, वो आपकी वैल्यू आ जाती है, वो आपकी वैल्यू आ जाती है। मान लो p कोई नंबर है जिसमें आप d से भाग दे रहे हो, q आपका जो है भागफल आ रहा है, r आपका शेषफल आ रहा है। ये भागफल हो गया या शेषफल हो गया, ये जिससे भाग दे रहे हो भाजक हो गया। हिंदी में अगर बोले तो इसको भाजक बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया भागफल, भाग देने के बाद जो फल आता है, ये जो होता है, ये शेष जो बचता है उसको शेष में फल बोलते हैं, बचा हुआ फल ये होता है। सवाल में देखो, सवाल में क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग चीजों का रेशियो दिया हुआ है, डी और आर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। डी और आर का रेशियो दिया है, डी और आर का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। साथ में और क्या दिया हुआ है, बिटवीन द डिवाइजर एंड द कोसेंट, डी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है, डी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है। डी और क्यू का रेशियो क्या दिया हुआ है, डी अगर 7 है तो ये 12 है। आपको खाली बस इनके बीच में कॉमन एक रेशियो निकालना है, इक्वेट करके। इक्वेट करना सभी को आता है, आता ही होगा। अगर सभी को आता है तो इसमें 7 का गुणा कर दो और इसमें 3 का गुणा कर दो, ठीक है ना। अगर मेरे को सॉल्व करना होता ना तो मैं सब करता कराता नहीं, मैं तो ये टिक करके निकल जाता। बताता हूँ क्यों, अभी देखना वही आएगा। मतलब मैंने 14 में से 9 भाग दे दिया, जो है 14 में से 9 भाग देने 5 बचता है, तो 5 हमारा ऑप्शन आ गया। अभी मैं दिखाता हूँ, यही आएगा, यही आएगा। लेकिन ये प्रोसेस भी सिखाना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप इसको ध्यान से देखोगे, 7, 2 और 3 है, 3, 7, 12, इसमें 7 का गुणा कर दिया, इसमें 3 का गुणा कर दिया। तो जब ये गुणा करोगे तो ये 21 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24। तो ये होगा 24, ये हो गया 21, और ये क्या हो गया आपका 7 दूनी 14। अगर मैं आपको बोलूं कोई नंबर, जो नंबर है जिस नंबर में ये सारा कलाकारी हो रहा है, वो नंबर अगर अपने को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्या, Q इंटू डी, 24 × 21, 24 × 21 प्लस में 14। अगर एक आप इसके साथ अनुपातिक नंबर ले लो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो, तो यहां आप x² ले लोगे और यहां पे x ले लोगे। पॉसिबल केस हो सकता है, पर उसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे सीधे सीधे चल सकते हो कि 24 × 21 प्लस 14। ध्यान से देखोगे, जब इसमें भाग दोगे 9 से, तो इसमें एक 3 छुपा हुआ है, इसमें एक 3 छुपा हुआ है, ठीक है ना। इसमें एक 3 छुपा है, इसमें 3 छुपा हुआ है। तो बचा हुआ जो शेषफल आएगा, इस 14 में 9 का भाग दे के ही शेषफल आएगा। तो 14 में 9 का भाग दोगे तो कितना शेषफल आ जाएगा, 5 शेषफल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, जो सही तरीका है, ठीक है ना। और ये जो रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर 14 एक्चुअल में दिया हुआ है, रिमाइंडर जो 14 है एक्चुअल में दिया हुआ है। 14 यहां से आ ही रहा है, तो ये आपके जो 24, 21 है एक्चुअल मान हो जाएंगे। मतलब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये 14 नंबर ना दिया होता, ठीक है ना, ये 14 नंबर ना दिया होता, ये 28 दिया होता,
28 दिया होता तो आपको क्या करना पड़ता, ये जो 14 है इस 14 को 28 से इक्वेट करना होता, उसके हिसाब से 21 और 24 की वैल्यू निकालनी होती, फिर आप ये चीज लिख पाते उस प्रोपोर्शन में। क्योंकि यहाँ पे 14 आपका कोसेंट एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो 21 आपका जो है जो डिवाइजर होगा एग्जैक्ट हो जाएगा, 24 जो है कोसेंट हो जाएगा वो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो जब भाग दोगे तो इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, तो इसमें 9 मिल गया है, तो यहां से कुछ आएगा नहीं, 14 से ही शेष आएगा, 14 से शेष आएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसको देखने का और जो तरीका मेरे को समझ में आ रहा था वो ये देखने को समझ में आ रहा था कि ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइजर, ठीक है ना, ये रिमाइंडर, ठीक है ना। अब ये डिवाइजर दिया हुआ है और ये क्वोशंट दिया हुआ है, तो मेरे को पता है ये कि मैं डी और क्यू का गुणा करूंगा, डी और क्यू का गुणा करूंगा, प्लस आर लिखूंगा, प्लस आर लिखूंगा। अब डी में देखो एक 3 छुपा हुआ है, क्यू में एक 3 छुपा हुआ है, इस अनुपात में ही। इसका मतलब जब भी 9 से मैं भाग दूंगा, जब भी मैं 9 से भाग दूंगा, अगर नंबर सिस्टम आप में से किसी ने तमीज से पढ़ रखी है तो इस बात को समझ पाएगा कि जब मैं भाग दूंगा तो ये 3 मतलब 9 का फैक्टर तो इसमें मिल जाएगा, तो जो आएगा इस रिमाइंडर में ही, इस रिमाइंडर में ही भाग देने से आएगा। ये रिमाइंडर एग्जैक्टली 14 दे दिया गया है। अगर ये रिमाइंडर एग्जैक्टली 14 दे दिया गया है तो ये सारा जो ड्रामाबाजी अपन ने किया, ये ड्रामाबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी आंखें तेज है तो इसको चंद सेकंड में ऐसा सॉल्व किया जा सकता है। आप ध्यान से इसमें देखोगे कि जब आप d इंटू क्यू प्लस आर करोगे तो इसके अंदर एक 3 है, इसके अंदर 3 है, मतलब ये दोनों 9 का मल्टीपल है। रिमाइंडर आपका एग्जैक्टली 14 दे दिया गया है, जब 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जो है 5 आ जाएगा। सवाल यही सॉल्व हो जाता है। 3 या 4 सेकंड लगेगा इस स्टाइल में सॉल्व करने में, लेकिन बेसिक इसलिए मैंने बताया कि मान लो किसी बच्चे को डायरेक्टली देखने ना आता हो, वो पहले ये देख ले, तो इस तरीके से वो पूरा सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर सीजीएल मेंस के पेपर में बैठे हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको यहीं से घूर के देखना पड़ेगा कि वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि भाई रिमाइंडर में सीधा सीधा 9 से भाग दे तो 5 आ जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे। काले मोजे के जोड़े का मूल्य भूरे मोजे के जोड़े का 2 गुना है, लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजों के जोड़ों को बदल दिया और बिल 50% बढ़ गया है। काले और भूरे मोजों का शुरू में अनुपात क्या था, ज्ञात करें। ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। ब्लैक सॉक्स है और ब्राउन सॉक्स है, ब्लैक और ब्राउन सॉक्स है, और यहां पे एक चीज दे दिया है कि 4 पेयर जो है ब्लैक सॉक्स है, ये नहीं है, मान लो एक्स है। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर इज डबल टू दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर, ब्लैक पेयर का जो भी प्राइस है वो डबल टू दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर है। यार देखो, इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है, सीधे से भी किया जा सकता है, मैं दोनों से एक बार करके आपको बता ही दे रहा हूं। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर इज डबल टू दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर। तो ब्लैक पेयर का जो प्राइस है, ठीक है ना, ये 2 गुना है, और ब्राउन पेयर का जो भी है उसके कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पे कुछ मान नहीं मान ले रहा हूँ, मैं रेशियो मान ले रहा हूँ, 2:1 है। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर, ब्लैक पेयर जो है 2 गुना है, और जो है द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर इज डबल टू दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर। While preparing the bill, the clerk did a mistake and interchanged the number of black and brown pairs, and this increased the bill by 50%. तो जब भी मैं बिल बनाऊंगा, एक्चुअली अगर बिल बनाता तो ये क्या होता, 4 दूनी 8 प्लस एक्स बनता, ये एक्चुअल बनता। लेकिन क्या हुआ, जो ये है ना, बिल बनाते वक्त क्या बदल गया, द नंबर ऑफ ब्लैक पेयर्स और ब्राउन पेयर्स बदल गया। मतलब क्या हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर 4 हो गया। तो जो बदल गया बिल वो क्या हो गया, 2x प्लस 4 हो गया। जो 2x प्लस 4 है ये 8 प्लस एक्स का 3/2 है। 8 प्लस एक्स से 50% ज्यादा, मतलब 3/2 है। 50% ज्यादा होने का मतलब। अब यहां से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 8 3 24 प्लस 3x। ये अगर इधर से घटाओगे तो हो जाएगा 16 और हो जाएगा x। तो x का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर इसका मान 16 आ गया तो यही तो पूछा है कि क्या अनुपात है। इसका मान x इज इक्वल टू 16 आ गया, तो अनुपात क्या होगा, 4 से कट जाएगा 1, 4 चौका 16, तो 1:4 होगा। सवाल में सही जवाब है। आप ऑप्शन से भी इस चीज को सॉल्व कर सकते थे मान रख के, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सबसे आसान और सबसे इजी प्रोसेस है। इसी तरीके से जाने पे बहुत आसानी से ये निकल गया है। अब कुछ लोग यहाँ पे y 2y मान लेंगे, आप रेशियो में मानो, रेशियो में मानने में सवाल ने जो कहा है बस वही कर दो, सवाल निकल जाएगा। अगला सवाल है,
द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास फेयर्स बिटवीन टू स्टेशन वर 10:8:3 एंड द नंबर ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास पैसेंजर बिटवीन द टू स्टेशन इन ए डे वॉज 3-4-10. द सेल्स ऑफ अ टिकट टू पैसेंजर रनिंग बिटवीन टू स्टेशन ऑन दैट डे वॉज 8050. हाउ मच वॉज रियलाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ सेकेंड क्लास टिकट. दो स्टेशन के बीच पहले दूसरे और तीसरे श्रेणी के भाड़े का अनुपात 10:8:3 था और पहले दूसरे और तीसरे श्रेणी के एक दिन के यात्रियों का अनुपात 3-4-10 था. उस दिन टिकट की कुल बिक्री 8050 है. तो दूसरी श्रेणी के टिकट कितने पैसे आए. अब इस सवाल में क्या है, सवाल में कुछ है तो नहीं. जो आपका जो प्राइस है, जो भाड़ा है, उसका रेशियो दिया हुआ है 10, 8 और 3. ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास का दिया हुआ है. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास का दिया हुआ है. ये प्राइस दिया हुआ, प्राइस का रेशियो दिया हुआ है. नंबर का जो पैसेंजर का रेशियो दिया हुआ वो सवाल में दिया हुआ है कितना, 3, 4 और 10. 3, 4 और 10. अगर मैं पूछूं कलेक्शन कितना होगा तो कलेक्शन इन दोनों का मल्टीपल होगा. जैसे आप डिनोमिनेशन पढ़ रहे थे, सिक्के वाला केस था, ठीक है ना. तो प्राइस और नंबर का मल्टीपल करोगे तो फर्स्ट क्लास का कलेक्शन आ जाएगा. ये हो गया 30 अनुपात 8 चौका 32 अनुपात 10 30. सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में इसकी टोटल वैल्यू दी हुई है. इसकी टोटल वैल्यू है 8050. इनको जरा जोड़ो, 30, 32 और 30 हो गया ये 92. 92 की जो वैल्यू दी हुई है 8050 दी हुई है. अब 8050 दी हुई है तो इस सवाल में अब इसको आगे सॉल्व करना है. ध्यान से देखो, ये है 23 दूना 46, ठीक है ना. 23 का इसमें गुणा कर, मतलब 23 का मल्टीपल है. 23 से भाग भी दे सकते हो, पहले 2 से भाग दे लेते हैं. जैसे 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 46 और इधर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 4025. ये आ गया. अब फिर वापस से 23 से भाग दोगे तो 23 दूना 46 और 23 से भाग दोगे 23 से कम 23. भाग देने भी आना चाहिए डायरेक्टली 23 से किसी को. 23 से कम 23 बचा, ये हो गया 17, 172 हो गया. 172 हो गया. अब जब 7 का गुणा करोगे 23 में तो 7 सात्रिक 21, ठीक है ना, होगा ना सात्रिक 21. और 7 दूनी 14, 14 दो 16, ये हो गया 1. और ध्यान से देखोगे ये हो गया 7 में से 6 गया 1 और यहां जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 17. और फिर 23 का 115 में भाग देना होगा तो 5 बार जाएगा. 23 पचे 115 होता है. तो 2 की वैल्यू 175 आ गई. अब 2 की वैल्यू 175 आ गई. सवाल में पूछा क्या है, जरा ध्यान से देखो. सवाल में पूछा है दूसरी श्रेणी के टिकट, दूसरी श्रेणी के टिकट की बात करें, कलेक्शन कितना होगा तो 32 होगा. तो इधर 16 गुणा कर दो और इधर भी 16 गुणा कर दो. 16 85, 16 7 112, 8 120, 16 1 कम 16, 16 12 28. तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है. हो सकता दिखाई ना दे रहा हो, पर 2800 रुपये है इसकी एक्चुअल वैल्यू. समझ में आया. अगले सवाल की बात करते हैं. अगला सवाल है, पहली दूसरी और तीसरी श्रेणी के रेल भाड़े का अनुपात 8-6-3 है. पहली दूसरी श्रेणी के किराए को क्रमशः 1/6 और 1/12 घटाया गया है. किसी निश्चित वर्ष में तीनों श्रेणियों के यात्रियों का अनुपात क्रमशः 9, 12, 26 था और कुल टिकट की बिक्री से 10, 88 आए. तो ज्ञात करें पहली श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ. इस सवाल में एक थोड़ा सा वेरिएशन दिया हुआ है. आपका फिर से बात हो रही है फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का. इसमें एक बात दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है कि 8-6-3 के अनुपात में जो है इनके फेयर्स हैं. 8-6-3 के अनुपात में इनके फेयर्स हैं. लेकिन सवाल ये कह रहा है कि जो फेयर्स है फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड क्लास का जो है ये घटा दिया जाता है 1/6 से 1/12 से. तो 1/6 और 1/12 अगर घटाओगे, ये 1/6 घटाओगे और 1/12 इसका घटाओगे तो 1/6 घटा दोगे तो 5/6 इसका बच जाएगा. 1/12 इसका घटा दोगे तो 11/12 इसका बच जाएगा. लेकिन जब आप फिर से यहाँ पे लिखोगे तो वो होगा क्या, वो ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें अपने को फ्रैक्शन में आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी. तो हम सबसे पहले इस रेशियो के एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें मदद करे हमारे कैलकुलेशन में. तो जैसे मैं अगर 6 से गुणा कर लूँ, 12 और 6 में अगर मैं इसको 6 से गुणा कर लूँ, ध्यान से देखोगे मैं इसमें पूरे में 6 से गुणा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 6 48, ये हो जाएगा 6 6 36 और ये क्षेत्रिक 18 हो जाएगा. ये क्षेत्रिक 18 हो जाएगा. अब अगर मुझे इसमें से इसका 1/6 घटाना है तो इसका 1/6 क्या हो जाएगा, -8 होएगा ना. -8 6 से भाग दोगे तो 8 आ जाएगा. -8 करोगे तो फेयर पहले 48 था, अब 1/6 रिड्यूस हो गया, 40 बचा रह गया.
फिर अगर हम बात करें 1/12, 1/12 का मतलब कितना हो गया, 12×3 = 36, 3 अगर इसमें से घटा दोगे तो बचेगा कितना, 33, और इसमें तो कुछ घटा हुआ नहीं है तो 18 रह जाएगा। तो अब जो रेशियो होगा 40, 33, 18 का रह जाएगा। सवाल में क्या कह रहा है कि यात्रियों का जो अनुपात है, जो नंबर्स का अनुपात है, वो 9 का है, 12 का है, 26 का है। अब अगर हम वैल्यूज निकाले तो इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो ऐसे में अगर कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं। देखो 9 कटेगा, 9 से कैसे कटेगा, जैसे 9 से यहां से काटोगे तो 9 तो यहां से मिल गया, कट गया, ठीक है ना। ये 2 कट गया, 9 दूनी 18, इन दोनों को मिला के काटना है। इसमें काटोगे ये 4 आ जाएगा, इसमें काटोगे ये 11 आ जाएगा। देखो कुछ और कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काटोगे ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 4 से कट ही गया है, ये 2 कट गया, ये कट गया 13, तो ये हो जाएगा 10:11:13, 10:11:13। अब इस वैल्यूज टोटल जो दी है 1088 दी हुई है, 1088 दी हुई है, तो जरा निकाल दो इसकी जो वैल्यू है 1088 दी हुई है, 1088 दी हुई है, तो ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13, 11, 24, 10, 34, 34 की जो वैल्यू है 1088 है। 2 से काट दो 17 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 17 से काटोगे 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 17 तियां 51 और 17 दूनी 34, 1 की जो वैल्यू है 32 आ गई। अब आपको निकालना कितना है, अब आपको किसका पूछा है, तो ज्ञात कीजिए पहली श्रेणी का किराया। 10 की वैल्यू पूछी, 1 की वैल्यू 32 आ गई, तो 10 की वैल्यू 320 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सॉरी सी में नहीं, डी में दिया हुआ है। यहाँ मेरे को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये डी में दिया हुआ है, ठीक है, 320। ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ कैलकुलेशन का खेला था। अगर आप यही यहाँ पे 6 का गुणा नहीं करते, फिर सॉल्व करते ना, तो बहुत लंबा समय लग जाता। यही 6 का गुणा करने से जो आपका कैलकुलेशन है ना, वो कैलकुलेशन आपका जो समय है वो आधा समय बचा जाएगा। अगर ये करने नहीं आएगा कि आपको इस तरीके के रेशियो के साथ प्ले नहीं करना आएगा कि आपको किस जगह किस तरीके के डेटा से गुणा करना रेशियो में, रेशियो की प्रॉपर्टीज का कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप एग्जाम में समय नहीं बचा पाओगे। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करते वक्त सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज 2:7। इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:2। देन फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर रेशियो लैंड ऑन द अदर हाफ ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध के यह अनुपात 2:7 का है। दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। दक्षिणी गोलार्ध के बचे हुए भाग में पानी और भूमि का अनुपात क्या होगा। ये जो सवाल है ये भाषा में बहुत डिफिकल्ट है, भाषा में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है रेशियो के चैप्टर का। रेशियो की बेसिक्स का सही इस्तेमाल इसी क्वेश्चन में हो सकता है। इस तरीके का मैंने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। ये मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल में देखें तो मिड में आता है। एक इसका बेस क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे, और एक इसका सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बेस थोड़ा सा अच्छा हो जाए, कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए। किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी आधे हिस्से में हरा और लाल रंग का अनुपात 5:4 है, तो निचले आधे हिस्से में लाल और हरे रंग किस अनुपात में होंगे। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड green color is used in the ratio 2:3 respectively. If in the upper half green ratio red is 5:4, then in the lower half red ratio green ratio is। सवाल देखो क्या दिया गया है, सवाल समझ लो। सवाल मैं जनरल आपको एक बार पहले समझा देता हूँ, आराम से समझेंगे, फिर अगला क्वेश्चन तेज कर सकते हैं। वैसे तो तीनों क्वेश्चन जो है तेज नहीं कर पाओगे, जो है तीनों क्वेश्चन में आपको ठहर के चलना पड़ेगा। सवाल दिया हुआ कि मान लो कोई एक फिगर है, इस फिगर में जो है दिया हुआ है क्या, रेड एंड ग्रीन कलर का जो रेशियो दिया हुआ है, रेड एंड ग्रीन कलर का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। मैं रेड और ग्रीन को, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ ताकि समझ में भी आए। और सवाल में ये दिया हुआ है कि इसके 2 हाफ बटे हुए हैं, ऊपर वाले हाफ में जो है ग्रीन और रेड का जो अनुपात है 5:4 है, 5:4 है। तो पूछ रहा है नीचे वाले में क्या अनुपात होगा, किसका पूछ रहा है, नीचे वाले में, निचले आधे हिस्से में लाल से हरा पूछ रहा है, हरे से लाल नहीं पूछा, इधर लाल से हरा पूछ रहा है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि देखो 2/3 जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तो ओवरऑल फिगर का है,
लेकिन ऊपर वाले में डिस्ट्रीब्यूशन ये 2-3 का नहीं है, ऊपर वाले में अलग है, नीचे वाले में अलग है, ओवरऑल ये 2-3 का आ रहा है, ऊपर ओवरऑल 2-3 का आ रहा है। तो आप एक बात ऐसे समझो कि हमको ना इसमें रेशियो के साथ खेलना होता है। रेशियो में हमको क्या काम करना है कि इन दोनों का सम देखना है। इन दोनों का सम कितना है 5, इन दोनों का सम देखना है, इन दोनों का सम 9 है। सबसे पहले इन रेशियो को इक्वेट करना है। बताता हूं क्यों कर रहे हैं। इन रेशियो को जैसे इक्वेट करेंगे तो हम 5 से इधर गुणा कर दें, 9 से इधर गुणा कर देंगे। जब 9 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27। जब 5 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। हो गया। ये क्या हो गया, अब जैसे 25 और 20 ये कितना हो गया 45, 18 27 ये भी हो गया 45। इन दोनों का सम बराबर आ गया। अब इसमें एक बात ये समझने की जरूरत है कि जैसे ये जो भी सम आएगा और ये जो भी सम हो, क्योंकि ये जो पूरा कलर भरा हुआ है ये वाला हिस्सा हमेशा टोटल सम का आधा ही होगा। अभी आधा इधर बचा हुआ है भाई, ये जितना हमारा मटेरियल होगा, ये जितना भी होगा ये उसका आधा होगा। इसका टोटल सम, ये वाला जो सम है हमेशा आधा होना चाहिए। तो अभी हमने क्या काम किया कि हमने इसका सम और इसका सम बराबर कर लिया। ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, लेकिन ये भाई ये आधा ही है तो ये डबल होना चाहिए इसका, तो हमने इसको डबल कर दिया। जब हम इसको डबल करेंगे तो 2 से गुणा और करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये होगा 27 दूना 54, ये हो जाएगा 54। तो हमको ये पता चल गया कि ग्रीन हमको जो है 54 यूनिट ओवरऑल जो है डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है, रेड हमें 36 यूनिट पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है। लेकिन ऊपर हाफ में हमने क्या काम कर दिया है, रेड 20 यूनिट डाल दिया है, तो बचा कितना है 16 यूनिट बचा हुआ है नीचे डालने में। 16 यूनिट बचा हुआ है नीचे डालने में, 16 यूनिट बचा है रेड नीचे डालने में। अगर मैं यही ग्रीन की बात करूं तो 54 यूनिट जो है ऊपर, 54 यूनिट टोटल डालना है, 25 यूनिट ऊपर डल गया है तो बचा है कितना 29 यूनिट बचा रह गया जो कि नीचे डलना है। तो नीचे हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, रेड से ग्रीन का 16-29 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है। समझ में आए। इस तरीके का जब भी सवाल आए आपको बस एक काम ये करना है कि दोनों रेशियो को इक्वेट करना है। उसके बाद मान लो अगर मैं ये बोल देता कि यहाँ पे 3 टुकड़े थे, कितने 3 टुकड़े थे, और इसका दिया होता तो आप क्या काम करते, आप इसको 3 गुना कर देते। जहां पे 2 गुना किया था 3 गुना, क्योंकि ये टोटल जो सम है इसका 1/3 आएगा। अगर बराबर बराबर हिस्से में अगर बांटते तो बराबर बराबर हिस्से में बांटते तो हम क्या काम करते जो है इसको 3 गुना कर देते। अभी 2 हिस्से में बटाता तो इसको 2 गुना कर दिया। समझ में आया। इस पे एक क्वेश्चन लिया है, अब वो इसके बाद वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सवाल देखो इसमें क्या दिया हुआ है। सवाल इस पृथ्वी की बात की हुई है, पृथ्वी की बात की हुई है। कैसे बात की हुई है, पृथ्वी की बात किया गया है। अब मैं कलर वलर नहीं बदलूंगा, एक ही कलर से खेल लूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, लैंड और वाटर का अनुपात 1:2 है। लैंड और वाटर का अनुपात 1:2 है। ये पूरा इस पे है, लेकिन ध्यान में देखो इसमें क्या कहा गया है कि अनुपात 2 है। उत्तरी गोलार्ध के यह अनुपात 2:7 है। ये 2:7 है। अगर ये 2:7 है, अगर मैं पूछूं कि नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या आप निकाल पाओगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर अभी तो निकाला है नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको मतलब यहां पढ़ के आधा सॉल्व कर लो, यहां पढ़ के आधा सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो सॉल्व कर लोगे। ये हो गया 7 2 9, ये हो गया 3 2 1 3, ये हो गया 7 2 9, ये हो गया 3। तो बराबर करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करोगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ये हो गया 9। लेकिन ध्यान से देखो ये वाली जो होनी चाहिए ये 2 गुनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये 2 गुनी होनी चाहिए, तो हमने इसको 2 गुनी कर दिया। जब 2 गुनी कर दिया, क्योंकि आधा सम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में जाएगा, तो हम सीधे सीधे यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। जैसे जैसे 6 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये 6 12 हो गया, ये लैंड एंड वाटर का है। और जो 2 और 7 का अनुपात था ये भी देख लो कि उत्तरी गोलार्ध में ये 2 7 का है, ठीक है। तो यहां जो बचा हुआ है ये बचा हुआ है 4 यूनिट ओवरऑल, और यहाँ 12 में से ये 5 यूनिट बचा हुआ है। तो इधर लैंड और वाटर का अनुपात जो है वो 4:5 का अनुपात बचा हुआ है। तो आप यूं कह सकते हो, इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि इसमें एक स्टेप और सॉल्व करना है कि इस वाले सेक्शन में 4:5 लैंड और वाटर का अनुपात है। सवाल में एक स्टेप को और डिफिकल्ट बनाया गया है, और एक स्टेप को डिफिकल्ट बनाते हुए क्या कहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, ये हमने उत्तरी गोलार्ध ले लिया, अब हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध के बचे हुए भाग में पानी और भूमि का अनुपात क्या होगा,
सॉरी दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में, अब दक्षिणी गोलार्ध में जैसे आ गए हैं, दक्षिणी गोलार्ध के आधे भाग में, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इसके आधे भाग की बात हो रही है। इसके आधे भाग में अगर हम बात करें तो भूमि और पानी का, लैंड और वाटर का जो रेशियो हो 3:2 है, यहां पे भी दिया हुआ है 3:2 है। तो पूछ रहा है इसका अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या काम करने पड़ेगा, इसका जो सम है 3 2 5 और इसका जो सम है 9, ये बराबर करना पड़ेगा। इसका जो सम है बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या काम करोगे, 9 से इसमें गुणा कर दो, 5 से इसमें गुणा कर दो। जैसे 9 से इसमें गुणा करोगे तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, ये इधर हो जाएगा। जैसे 5 से इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कि ये आधा है, टोटल सम का ये आधा है, तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा, ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब 40 में से 27 इधर आ गया है तो बचा कितना होगा 13, और 50 में से जो है 18 इधर आ गया है तो बचा कितना होगा 32। तो 13:32 का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 13:32 का अनुपात होगा। मतलब इस सवाल को आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ा है। एक बार यहां से ये वाला रेशियो निकालना पड़ा है जो हमने 4-5 निकाला है, फिर यहां से हमको आधा दिया हुआ है तो इसका दूसरा हिस्सा निकालना पड़ा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था यार, बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो इस पे एक क्वेश्चन और है, ये सॉल्व करते हैं। In a colored picture of blue, yellow and red color, they are used in the ratio of 6, 11, 7 respectively. If in the upper 1/3 part blue, yellow and red is in the ratio of 3, 5, 2 respectively, and the lower 1/3 part blue, yellow and red is in the ratio of 1, 4, 3 respectively, then the middle 1/3 part blue, yellow and red. पहले तो एक देख लो कि ब्लू येलो रेड सब जगह वही दिया हुआ ना, ब्लू येलो रेड सभी जगह सेम ही दिया हुआ है, ठीक है ना। ब्लू येलो रेड, ये सीक्वेंस देखो, सवाल में सीक्वेंस भी ध्यान से देना पड़ता है, ये भी सीक्वेंस सेम है, और जो पूछा है ब्लू येलो रेड ये भी सेम है। अब ये जैसे मान लो मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, इस फिगर में क्या है, इसके 3 हिस्से काट दिए गए हैं, इसके 3 हिस्से काट दिए गए हैं, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, इक्वल पार्ट बांट दिए गए। बोला गया है कि 6, 11 और 7 का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, 6, 11, 7 का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ इन द अपर 1/3 पार्ट, अगर ऊपर वाले पार्ट में जो है ब्लू येलो रेड का 3, 5, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, और सबसे नीचे वाले में रेस्पेक्टिवली इन द लोअर 1/3 पार्ट ब्लू येलो एंड रेड इज इन द रेशियो ऑफ 1, 4, 3, इसमें 1, 4 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मिड में क्या आएगा। मिड में आने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना यार, बहुत छोटा सा काम है। इसका सम क्या होगा जरा, 11, 7, 18, 18, 6, 24, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखोगे 4, 3, 7, 7, 1, 8, इसका सम क्या है 8। इसका सम जरा ध्यान से देखो, 5, 2, 7, 3, 10, ये ना 3, 5, 2 ही है, कुछ और तो नहीं है, 3, 5, 2, इनका सम 10। अब आपको ये देखो कि सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। अगर इन सबको बराबर करना पड़ेगा तो इसको 3 गुना भी करना पड़ेगा, पहले बराबर करना पड़ता है फिर 3 गुना करना पड़ता है। या तो फिर आप इसको ऐसे सेट कर लो कि इन दोनों को आपस में बराबर कर लो और इसको 3 गुना कर लो, आपकी बात बन जाएगी। इन दोनों को बराबर कर लो और इसको 3 गुना कर लो। तो इन दोनों को आपस में बराबर करोगे, इन दोनों को आपस में बराबर करोगे तो ध्यान से देखो कि इसमें से अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, इसमें 5 से गुणा कर दूं, इसमें अगर 4 से गुणा कर दूं, इसमें 5 से गुणा कर दूं, तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, हो गया ना। और 40 का 3 गुना 120 होता है, और 24 में अगर मैं सिर्फ 5 का गुणा कर दूं तो ये 120 हो जाएगा। तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, ये इसका 3 गुना हो गया, ये इसका 3 गुना हो गया। हमारी बात बन गई। तो हम क्या काम करते हैं, हम 4 से गुणा करते हैं, इसमें क्या काम करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, और इसमें 5 से गुणा करते हैं, और इसमें भी 5 से गुणा करते हैं, इसमें भी 5 से गुणा करते हैं। चलो कर दिया जाए गुणा। जैसे गुणा किया तो हमारा ये हो गया 4 3 12, 4 5 20 और 4 दूनी 8। इसको गुणा करोगे 5 से, ये हो गया 5, 5 चौका 20 और 5 3 15।
इसको जब 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ओवरऑल 5 छक्का 30, 11 पचे 55 और 5 सते 35। अब क्या है कि आपकी जो ब्लू है, ब्लू 30 यूनिट है ओवरऑल, येलो 55 यूनिट है और रेड 35 यूनिट है। आपके ऊपर वाले सेक्शन में 12 यूनिट आ गई, नीचे वाले सेक्शन में 5 यूनिट आ गई, तो कितना चला गया है? 12 5 17। कितना बचा हुआ है? 30 में से 17 घटाओगे तो 13 बचा रह गया है। कितना? 13 बचा रह गया है, जो मिड वाले पार्ट में आएगा अनुपात में। देखो ऑप्शन देख लो, कहीं 13 दिया हुआ है, 13 सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से निकल जाता। लेकिन वेरीफाई कर लो। अभी ऑप्शन ऊपर उठा दूंगा, नहीं दिख रहा होगा तो चलो उठा देता हूं। किसी में 13 नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन सी तो सही हो गया। अब जरा इसमें देखो, आपके पास ओवरऑल 55 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पे मिला के। 20 यूनिट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है ना, 20 यूनिट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 40 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बचा वो 15 यूनिट है। देखो 15 यूनिट यहां दिया हुआ है। फिर बात हो रही है 35 यूनिट टोटल इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 15 और 8 जो है, 15 यूनिट इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और 8 यूनिट इधर हो गया है, 23 यूनिट हो गया है। 35 में से 23 घटाओगे तो 12 यूनिट आ जाएगा। तो 13, 15 और 12 का डिस्ट्रीब्यूशन बीच में करोगे तो ये पूरा पैटर्न सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका सी हो गया। समझ में आया? रेशियो के साथ बस खेलना था इन क्वेश्चंस में, रेशियो के साथ मतलब बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना था और कुछ नहीं था इन सवालों में। चले आगे चले, अगले सवाल की तरफ चले। आई होप इनफ था ये जो है 3 क्वेश्चन आपको समझने के लिए कि इस पैटर्न पे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ₹200 प्रति बैग की दर से कुछ बैग और ₹17 प्रति बोतल की दर से कुछ बोतल खरीदता है, जिसके लिए वह कुल 1810 रुपए देता है। खरीदे गए बैग और बोतल का अनुपात ज्ञात करें, जबकि अधिकतम संख्या में बैग खरीदे गए हैं। ये सवाल बस थोड़ा सा ब्रेन लगाने का था, ज्यादा ब्रेन लगाने का भी नहीं था। सवाल में देखो आपको क्या काम करना है भाई, एक जो चीज है, ठीक है, वो 200 रुपए की है, दूसरी जो चीज है जो 70 रुपए की है, और बोला जा रहा है कि जो आपका खरीदे गए बैग, जो बैग है वो अधिकतम संख्या में खरीदा जा रहा है, बैग जो है अधिकतम संख्या में खरीदा जा रहा है। तो आपको कुल मिला जुला के एक ऐसा नंबर पिक करना पड़ेगा जिसमें मल्टीप्लाई करोगे 200 से प्लस 70 में मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे 1810 आना चाहिए, जिसमें जो बैग हो मैक्सिमम खरीदो, जिसमें बैग हो मैक्सिमम खरीदो। तो जिस जिस ऑप्शन में आपका जो बैग जो है वो कम है बॉटल से, वो सारे ऑप्शन हटा दो। तो ध्यान से देखो, ये 3 8 दिया हुआ है तो ये तो हो नहीं सकता, बैग आपका मैक्सिमम करना है तो बैग पहले आना है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचा हुआ है, तो ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते हो। जरा ऑप्शन रख के सॉल्व करो। अगर आप बी ऑप्शन सॉल्व करोगे तो इसमें 8 का गुणा करोगे, इसमें 3 का गुणा करोगे, ये 1600 हो गया और प्लस ये 210 हो गया, और ये बराबर कितना हो गया आपके 1810 के बराबर, यही दिया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर 9 में जाओगे तो 9 दूनी 1800, तो यही हो जाएगा, प्लस अगर साथ में 1 जाओगे 70 भी करोगे तो ये 1870 पहुंच जाएगा। ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो आपने इसलिए हटा दिए क्योंकि आपको बैग मैक्सिमम करना है, और इन सब में बैग मैक्सिमम नहीं है, इसमें आपका जो है बॉटल मैक्सिमम है। तो सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सवाल था, थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करनी थी। ये सारे भाषा बेस्ड सवाल थे, आज मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपने पास, अगला सवाल है, एक व्यक्ति फ्रॉम ए नंबर ऑफ मैंगोज ए मैन सेल्स हाफ द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मैंगोज प्लस 1 टू द फर्स्ट कस्टमर, देन सेल 1/3 ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ द मैंगोज प्लस 1 टू द सेकंड कस्टमर, देन 1/4 ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ द मैंगोज plus 1 to the third customer and 1/5 of the remaining number of the mangoes plus 1 to the fourth customer. He then finds that he does not have any mangoes left. How many mangoes did he have originally? हिंदी में एक व्यक्ति अपने पास रखे हुए आम में से आधे से एक अधिक आम वह पहले ग्राहक को बेचता है, इसके बाद वह शेष आम के 1/3 से एक अधिक आम दूसरे ग्राहक को बेचता है, फिर वह शेष आम के 1/4 से एक अधिक आम तीसरे ग्राहक को बेचता है, और फिर वह शेष के 1/5 से एक अधिक चौथाई ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अब कोई आम नहीं बचता है। ज्ञात करें उसके पास कुल कितने आम थे। ये सवाल बेहद ही ज्यादा आसान है, इसकी भाषा को समझना वो बहुत जरूरी है। और दूसरा, मैंने 1-2 बार आपको बताया भी है कि हमको बस ये देखने आना चाहिए कि अगर कोई बोतल आधा भरा है तो आधा खाली भी होता है। तो जैसे बोला है कि एक व्यक्ति अपने पास रखे हुए आम में से, ठीक है ना, आधे से एक अधिक आम वह पहले ग्राहक को बेचता है। मान लो अगर मैंने मान लिया कि एक्स टोटल जो है क्या थे, मान लेते हैं एक्स टोटल जो है हमारे पास, उसके पास बंदे के पास आम थे, तो उसने आधा दिया किसी को बेचा और साथ में एक और दे दिया,
तो उसके पास बचा कितना, आधा तो गया गया, जो आधा बचा उसमें से एक और दे दिया, तो ये उसके पास बचा हुआ है। ये पहला ट्रेंच का काम था उसका, ये पहले ट्रेंच का काम था कि उसने आधा तो बेचा, आधा के साथ जो है वो क्या कहते हैं एक और दे दिया, तो उसके पास जो रिमेनिंग बचा है, पहले ट्रेंच में सामने मेरे पास मान लो एक्स है, मैंने सामने वाले को आधा दिया, आधे के साथ एक और दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, आधा से एक कम, तो हमारे पास जो रिमेनिंग हो गया आधे से एक कम बचा रह गया है। अब क्या कह रहा है, जो बचा हुआ है, इसके बाद वो शेष आम का, यही हमारे पास शेष है, शेष आम के 1/3 से एक अधिक आम दूसरे ग्राहक को बेचता है। अगर 1/3 दे देता है तो मेरे पास कितना बचेगा, 2/3, और एक और निकाल के देता है तो कितना बचेगा, इतना बच जाएगा। मानते हो ये बात ना, ये दूसरे आदमी के साथ हो गया। इसके बाद वो शेष आम के 1/3 से एक अधिक आम दूसरे ग्राहक को बेचता है, फिर वह शेष आम के 1/4 से एक अधिक आम तीसरे ग्राहक को बेच देता है। 1/4 बेचता है तो उसके पास बचेगा कितना, 3/4 बचेगा, इसका 3/4 बचेगा, लेकिन इसमें से एक और दे देता है तो उसके पास इतना कम बचेगा, 3/4 में से एक और कम बचेगा। फिर वह शेष के 1/5 से एक अधिक चौथे ग्राहक को भेज देता है। अभी हमारे पास जो शेष बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है हमारे पास, इसका जो है 1/5 भाग भेज देता है तो 4/5 उसके पास और बचा रह जाएगा, और एक और दे देता है, अधिक चौथे ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अब कोई 1/5 उसे बेचता है, तो उसके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो 4/5 बचेगा, और एक और दे देता है, तो सवाल बोल रहा है कि अब उसके पास 0 बचा है, तो ये 0 के बराबर है। अब बस x के लिए सॉल्व करना है, बस x के लिए सॉल्व करना है। मेरे को लगता है सारे लोग x के लिए आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो सॉल्व कर लो। ये इधर जाएगा, ध्यान से देखो तो 1 हो जाएगा, और मैं कहूँ और ध्यान से जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, मतलब मैं इसी में सॉल्व किए जा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, ध्यान से देखते जाओ, और ध्यान से देखोगे तो 5/4 + 1 हो जाएगा, 5/4 + 1 हो जाएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा। अब जो 9/4 हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, 3 3 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 2/3 एक और जाएगा तो इधर 4 हो जाएगा, तो ये 2/3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब एक जाएगा तो इधर 7 हो जाएगा, और ये x/2 की मान आएगी, x के लिए सॉल्व करोगे 14 आ जाएगा। ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन वाली सीख थी, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। समझ में आया। इस सवाल में जो बेच रहा है उससे उतना मैटर नहीं है, क्योंकि अगले जो कंडीशन है वो सारा बचे हुए पे है। अगर अगला सारा कंडीशन बचे पे हुए है तो बस आपको आधा खाली देखना है, आधा भरा है वो बोल रहा है वो मत सुनना है, आधा खाली है वो सुनना है। तो वही हमने सुना, और सुना हमने सॉल्व कर लिया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहता है, यदि तुम अपने संतरों में से 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बच रहे हैं उससे दुगने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। बुचकू उत्तर देता है, यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास संतरों की वही संख्या हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रह जाएगी। नाथू और बुचकू के पास क्रमशः कितने संतरों की संख्या होगी। फिर से पढ़ता हूं। नाटू एंड बुचकू ईच हैव सर्टेन नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस। नाटू सेज बुचकू, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। नाटू ने, ध्यान से देखो, नाटू ने बुचकू से कहा, नाटू ने बुचकू से कहा कि अगर तुम मुझे 10 अपने दे दो, अगर मुझे तुम अपने 10 दे दो तो आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। तुम्हारे पास जितना बचेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, जो नाटू है उसके पास बुचकू से ज्यादा है, तो वो सारे ऑप्शन जिसमें बुचकू के पास नाटू से ज्यादा निकल जाए वो ऑप्शन काट दो। बुचकू के पास यहां ज्यादा है, काट दो। बुचकू के पास यहां है ज्यादा, काट दो। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन है बस वही सेटिस्फाई कर दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है कि 10 मुझे दे दो, 10 मुझे दे दो। अगर ये 10 इधर दे देगा तो इसके पास 60 हो जाएगा, इसके पास 10 बचेगा। तो बोल रहा है कि अगर 10 तुम हमको दे दोगे तो हमारे पास तुम्हारे से कितना ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये 2 गुना है नहीं, 6 गुना हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं बचा, तो बचा क्या आपके पास यही। तो अगर 50 में से 10 दे दोगे तो इसके पास 80 हो जाएगा, इसके पास 40 बचेगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 गुना है। तो सवाल देख रहे हो, जितना बड़ा, जितना भाषा बनाया गया था, बहुत छोटी सी चीज पकड़ के ऑप्शन से हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सीधा सीधा निपटाते हैं। अगले सवाल की तरफ मूव करें, अगला सवाल देखते हैं। ये कंसेप्चुअली थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है जिसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19। 2 candles of the same height are lighted at the same time. The first is consumed in 4 hours and the second in 6 hours. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted the ratio of their heights will be
2:3, एक ही ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती है, पहला 4 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में जल जाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती है, तो जलने के कितने घंटे के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इसमें कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके के कंसेप्ट के जनरल बिहेवियर और उनको सॉल्व करने के जनरल तरीके पता होना चाहिए। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है, प्रोपोर्शनलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड कई और सारी चीजें पढ़ाई जा सकती है, कई सारी और चीजें बनाई जा सकती है, भाषा में बहुत चीज बदल के बनाई जा सकती है। तो जब हम रटते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट, तो हम रट लेते हैं कुछ सर्टेन चीजों पे, लेकिन हमको उसका बेस एक बार समझना पड़ेगा कि उसका बेस अगर एक बार अपन समझ ले तो कितना भी वेरिएशन हो आप क्वेश्चन को पिक कर लोगे। जैसे वैगन वाला जब क्वेश्चन आया था, बोगी डिब्बे वाला, इसके पहले वाली क्लास में जो कराया था, जब पहली बार आया था तो ये 2016 में मेरे टाइम पे आया था। तकरीबन 90% बच्चों से तो क्लिक ही नहीं हुआ होगा कि क्या दे दिया है, क्या पूछा है, प्रोपोर्शनलिटी कैसे लगेगी। इसमें वो जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने IIT वगैरह की तैयारी कर रखी है, उनको प्रोपोर्शनलिटी बहुत पहले से सिखा दी जाती है, तो उसमें से कुछ बच्चे खाली उसको क्रैक कर पाए थे, बाकी लोग उसको क्रैक नहीं कर पाए थे। तो वैसे ही सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट। हमने यहाँ पे हाइट सेम कर दी है, ध्यान से देखो, हाइट हमने सेम कर दी, आर लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स एंड द सेकेंड इन 6 आवर्स। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 4 घंटे, एक जो है 4 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में कंज्यूम हो जाता है। देखना, एक 4 घंटे में कंज्यूम हो रहा है, एक 6 घंटे में कंज्यूम हो रहा है। जो उनकी हाइट है, मान लो h है, तो दोनों की h है, ये फिक्स है। अगर हाइट फिक्स है, अगर ये 4 घंटे में कंज्यूम कर रहा होगा तो इसका रेट कैसा होगा? रेट तो तेज होगा ना, रेट तो तेज होगा ना जलने का। जो हाइट कंज्यूम हो रही होगी, समझो इस बात को, जो हाइट कंज्यूम हो रही होगी वो आवर्स के जो टाइम है और जो रेट के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाइट कंज्यूम होगा, जिस रेट से कंज्यूम हो रही है, जितने टाइम में हो रही है, वो h के बराबर होगी, ऐसे ही आएगा। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं, ये अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया है, तो जो रेट होगा, ये आपका टाइम था, और जो रेट होगा कंज्यूम होने का वो क्या होगा? टाइम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये अगर 4-6 में हो रहे हैं तो ये 6-4 में होंगे, या यूं कह सकते हो ये 3-2 में होंगे, ये 3 और ये 2 में होंगे, कह सकते हो ना, ये 3 और 2 में होंगे। तो पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी, जो हाइट का रेशियो है वो 2 और 3 में हो जाए, 2 और 3 में हो जाए। इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे के बाद जो है ये जो हाइट है वो 2-3 के रेशियो में हो जाए। अब उसने टाइम फिक्स कर दिया है, क्या कर दिया? टाइम फिक्स कर दिया है। तो मान लो आपसे टाइम ही पूछा है कि कितना टाइम, मान लो आप x आवर्स लगेगा, x आवर्स लगेगा, तो x आवर्स लगेगा, तो जो रेट है वो 3 है, जो पहले का है वो 3 रेट है, तो इसे 3x कह लो और इसे 2x कह लो। ये यहां का हिसाब किताब हो जाएगा कि हाइट जो है ये गुणा करोगे तो इसकी हाइट 3x आ जाएगी, इसकी हाइट 2x आ जाएगी, और इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात दिया हुआ है 2-3, 2-3 दिया हुआ है कि अगर ये 3 और 2 के अनुपात में है तो ध्यान से देखो, अगर x घंटे लगते हैं तो अगर 3 के रेट से घट रहा है तो 3 के रेट से कितना घट जाएगा? 3x रेट में घट जाएगा। ये 2 के रेट से कितना करेगा? 2x रेट में घट जाएगा। तो ये बचा हुआ है द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी, उनकी हाइट्स क्या बचेगी? ये इतना कंज्यूम हो गया, इतना कंज्यूम हो गया, कितना बचेगा? h-3x बचेगा, ये भी h-2x बचेगा, h-2x बचेगा, इतना बचेगा। तो रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी 2/3, तो ये दिया हुआ है 2/3। और h की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? h की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, h की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हाइट देखें तो 4-3 12, 6-2 12, ये टोटल 12 हाइट है। अगर हमने जो शुरुआत में 4-6 इनका टाइम लिया है और जो रेट 3-2 लिया है, तो अगर हाइट देखें तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो यहाँ h का मान 12 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 12 - 3x अपॉन 12 - 2x इज इक्वल टू क्या है? 2/3।
तो 3 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, घटाओगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 12 ही बचेगा। तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 36 में से 12 घटाओगे तो 12 बच जाएगा। तो 12 बराबर हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल दो, 9 हो गया, ये 4 हो गया, ध्यान से देखो, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटा 5x आ जाएगा, 5x आ जाएगा तो x का जो मान होगा 12/5 हो जाएगा। 12/5 का मतलब 5 दूनी 10, 2 से 2/5 घंटे हो जाएगा। x का मान ही बताना था कि कितना समय लगेगा, 2 से 2/5 घंटे लगेगा। समझ पाए? हाइट कैसे निकाला है भाई, ये टाइम दिया हुआ है, ये रेट आपने निकाल लिया है। तो अगर आप हाइट देखोगे तो 12 आ रहा है, हाइट देख रहे हो 12 आ रहा है, तो ओवरऑल ये हाइट जो है अपन ने यहीं से 12 निकाल लिया है। फिर अगर हमने मान लिया कि x घंटे में जो है x घंटे लगेगा उसे 2-3 रेशो में आने में, तो कितना हाइट उसका बर्न हो जाएगा, उसका जो है रेट 3 है और घंटा अगर x है तो 3x उसका बर्न हो जाएगा, तो कितना बचेगा, h-3x। ये कितना बचेगा, h-2x बचेगा। तो इनका रेशियो जो बचा हुआ उसका रेशियो दिया हुआ है, उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो h-3x, h-2x 2/3 और h 12 है, तो 12 - 3x अपन 12 - 2x 2/3 होगा। समझ में आया? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था यार। अगला सवाल है, एक ही ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां, मतलब इसको और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन किया है, दूसरा क्वेश्चन करोगे और दिमाग और बुद्धि दोनों खुल जाएगी। एक ही ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती है, पहला 8 घंटे में और दूसरा 12 घंटे में जल जाती है। देखो हाइट अभी भी सेम ही रखा हुआ है, हाइट सेम ही रखा हुआ है। एक 8 घंटे में चल रही है और एक 12 घंटे में चल रही है। अगर मैं बोलूं अगर हाइट सेम है तो इनका रेट का रेशियो, ये टाइम का रेशियो हो गया, रेट क्या होगा उनका, रेट जस्ट रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। रेट जस्ट रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा तो ये 12-8 के अनुपात में हो जाएगा, तो 4 3 4, ये 3 और 2 आ जाएगा। अगर मैं इसे हाइट निकालूं तो देखो 8 3 24, 12 दूनी 24, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी टोटल। या मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती है, तो जलने के कितने घंटे बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2/3 अनुपात 3/2 हो जाएगा। तो इसको जरा अनुपात सही कर लो, 2 दूनी 4 अनुपात 9 हो जाएगा, यही बोल रहा है। मैं मान लेता हूं x घंटे लगेंगे, जिस टाइम पे उसका अनुपात ये हो जाएगा, तो x घंटों में ये 3x गल जाएगा, ये गल जाएगा, 2x गल जाएगा, तो बचेगा कितना, 24 - 3x और 24 - 2x ये बचेगा। इनका जो बचा हुआ है उसका अनुपात 4:9 है, 4:9 है, 4:9 है। x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 240 में से 24 घटाओगे, ये बचेगा 216, ठीक है। 24 गुणे 9 216 हो जाएगा, 209 16 24, 9 3 27x, ये हो जाएगा 24 चौका 4 चौका 16, ये 96 हो जाएगा, ये 8x, और 27 में से 8x घटाओगे हो जाएगा 19x, और 216 में से 96 घटाओगे, 16 घटाओगे 200 हो जाएगा 80, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 हो जाएगा, x की वैल्यू 120/19 आएगी, 120/19 आएगी, तो यही एक ही ऑप्शन है आपके पास। 19 छक्का 114, 114 6 120, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है 6 सही 6/19 लिखा, 6 सही 6/19 आवर्स लिखा हुआ है। समझ में आया? आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट था, जो हाइट है, जो हाइट पिघलने की है, वो टाइम और जो रेट होगा उनके गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा, टाइम और रेट के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, कि जो हाइट टाइम और रेट के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा। तो वही बेसिक फंडा लगाया हम लोगों ने, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं तो मानता हूँ 80% बच्चे हैं जिनके सर के ऊपर से ये चीज गुजर जाएगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत मतलब ऐसा टाइप है जो एग्जाम में बहुत सालों से रिपीटेटिव मोड पे पूछा जा रहा है। जैसे एक कुत्ता एक चूहे का पीछा कर रहा है, कुत्ता चूहे की हर 4 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है और 9 छलांग में चूहे द्वारा तय की गई दूरी 8 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके का 2 एक क्वेश्चन लिया है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए डॉग चेसेस ए रैट, द डॉग टेक्स 7 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ द रैट and the distance covered by the rat in 9 leaps is equal to the distance covered by the dog in 8 leaps. Find the ratio of their speed. अगर मैं बोलूं एक फिक्स टाइम में हो क्या रहा है कि डॉग जो है अगर 7 लीप लेता है, डॉग अगर 7 लीप लेता है, तो जो आपका रैट है वो 4 लीप ले रहा है एक फिक्स टाइम में। ये आपका टाइम है जो है फिक्स है। सवाल में यही दिया हुआ कि एक फिक्स टाइम में अगर डॉग 7 लीप लेता है तो रैट 4 लीप लेता है, रैट 4 लीप ले रहा है तो डॉग 7 लीप ले रहा है। और दिया हुआ है कि रैट का जो 9 लीप है वो डॉग के 8 लीप के बराबर है। डॉग का जो है 8 लीप जो है वो रैट के 9 लीप के बराबर है। मैं यहां से अगर रेशियो निकाल लूं कि डॉग अपॉन रैट का रेशियो निकाल लूं, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेशियो है,
ध्यान से देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई इतना है, डिस्टेंस कवर्ड बाई रैट इन 9 लिप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई द डॉग इन 8 लिप्स। तो अगर मैं डॉग और रैट के डिस्टेंस ट्रेवल का अगर रेशियो निकाल दूं तो ये 9/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। ये है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैं यूं कहूं कि अगर एक लीप में डॉग अगर 9 यूनिट चलता है तो एक लीप में रैट जो है 8 यूनिट चलता है। ये हमने रेशियो इसलिए बनाई कि हम यूनिट में डिस्कशन कर सके और एक लीप का जो है डिस्टेंस निकाल सके। डॉग अपन रैट हमने जो निकाला है, तो डॉग अगर एक लीप में 9 यूनिट चल रहा है तो रैट एक लीप में कितना यूनिट चलेगा? 8 यूनिट चलेगा। ये जो डेटा दिया है इससे ये हम आउटकम निकाल पा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ये यूनिट टाइम जो है कि एक लीप में अगर ये 9 यूनिट चल रहा है तो ये जो है एक लीप में 8 यूनिट चल रहा है। ये 7 सेम टाइम पे ये 7 लीप चल रहा है, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं तो 9 7 63। क्या हो जाएगा कि एक लीप में वो 9 यूनिट चल रहा है तो 7 लीप में 63 यूनिट चलेगा। इसी तरीके से ये 4 चल रहा है तो 4 लीप में, अगर एक लीप में 8 यूनिट चल रहा है तो 4 लीप में कितना हो जाएगा? 32 चल जाएगा। तो इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का इस सेम टाइम पे रेशियो है वो 63-32 का हो जाएगा। क्योंकि टाइम फिक्स है तो जो डिस्टेंस का रेशियो आता है वही आपका क्या होता है? स्पीड का रेशियो आता है। स्पीड का रेशियो आता है तो 63/32 हो जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो हम यही पढ़ते हैं ना कि जो डिस्टेंस होता है टी इंटू स्पीड के बराबर होता है। तो अगर टाइम फिक्स हो गया तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम ये पूरा कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं? पूरा कैलकुलेशन फिक्स टाइम पे कर रहे हैं। चलो एक इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट थोड़ा सा आपका ओपन होगा। सवाल में क्या कह रहा है? कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है। एक किसी फिक्स टाइम में बात हो रही है डॉग की, ध्यान से देखो। और आगे क्या बात हो रही है? उतनी देर में शेर की, लॉयन की बात हो रही है। फिर तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 15 छलांग, फॉक्स की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि 8 छलांग डॉग लगाता है तो लॉयन कितनी छलांग लगाता है? लॉयन 12 छलांग लगाता है और जो फॉक्स है वो आपका 15 छलांग लगाती है। सवाल में एक डेटा दिया हुआ है। सवाल में क्या डेटा दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो। सवाल में डेटा दिया हुआ है कुत्ते द्वारा 8 छलांग, 8 जो लीप है जो डॉग की वो बराबर है किसके? 16 जो है लीप है जो छलांग है वो लॉयन की, बराबर है 24 जो है लीप है वो फॉक्स की। ये इसके बराबर है। अगर मैं बोलूं कि मैं डॉग, लायन और फॉक्स का जो है रेशियो निकाल दूं, इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर रेशियो निकालूं, तो मैं इस सब में क्या काम करूं? मैं इस सब में 48 से भाग दूं। 48 से भाग दूंगा तो मैं लिख सकता हूं डॉग बट्टा 6 अपॉन में लॉयन अपॉन 16 48 अपॉन में 24 दूना फॉक्स अपॉन 2। तो मेरे को जो रेशियो मिलेगा 6 3 2 का, तो मैं क्या कह सकता हूं? जो डॉग है वो अगर एक लीप के लिए, एक लीप में अगर 6 यूनिट चलता है तो जो लॉयन है वो 3 यूनिट चलेगा, जो फॉक्स है वो 2 यूनिट चलेगा, 2 यूनिट चलेगा। तो एक लीप में ये 6 यूनिट चलता है तो लॉयन 3 यूनिट और जो फॉक्स है वो 2 यूनिट चलता है। तो मैं अगर डिस्टेंस इधर निकाल दूं, डिस्टेंस निकाल दूं 8 लीप का, तो एक लीप में 6 यूनिट चलता है तो 8 लीप में 48 चलेगा। अगर ये 3 चलता है तो 12 3 36 चलेगा। अगर ये 2 चलता है तो 15 दूनी 30 चलेगा। ध्यान से देखो 6 से भाग जा रहा है, कहोगे सर भाग जा रहा है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं इसके डिस्टेंस ट्रेवल का तो ये हो जाएगा किससे? 6 से भाग जा रहा है, 6 48, 6 6 36, 6 5 30, तो 8 6 5 का अनुपात आ जाएगा। और क्योंकि हमारा टाइम फिक्स है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारी स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 6 और 5 के अनुपात में हो जाएगी, जो कि सवाल का सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा आपका रेशियो का चैप्टर। मैंने कोशिश की है कि हर वैरायटी का, हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने कवर कर दूं, मैंने कवर किया हुआ है। अगर कोई टाइप या कोई वैरायटी ऐसी है जो मॉक टेस्ट में आप दे रहे हो और रेशियो को लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस इज माय पर्सनल नंबर मैं दे रहा हूं, मेरे को फोन ना करना, 9696102401। इस पे आप मेरे को वाला टाइप व्हाट्सअप कर देना। और दूसरा सेक्शन ये है कि Q&A के सेक्शन में भी आप डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो जो है। तो ये एक नंबर मैं जानबूझ के इसलिए दे रहा हूँ कि डायरेक्टली आप मेरे को वो क्वेश्चन भेजो जिसका शॉर्टकट आपको ना पता हो, जिस क्वेश्चन को लगाने में परेशानी हो रही हो, जिसके छोटे सोल्यूशन आपको चाहिए हो, तो उसके छोटे सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये रहा रेशियो का चैप्टर, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, या कोई और चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने एक वो दिया है आपको, टाइम टेबल दिया हुआ है, मैं टाइम टेबल के हिसाब से जो है
एक बार देख लूंगा कि मैंने किस चैप्टर को मेंशन कर रखा है, तो अगला चैप्टर में वही स्टार्ट करूंगा। इसके साथ मेरे को मेंसुरेशन रन करना था, मेंसुरेशन में थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर मेंसुरेशन में साथ में अभी स्टार्ट कर दूंगा, मेंसुरेशन भी कवर करेंगे। कोशिश ये है कि अगले महीने के खत्म होते होते आपका पूरा का पूरा मेंस का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए। तो चलो अपना ध्यान रखो, जम के मेहनत करते रहो।